नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज सुबह आपने मेरा एक अंक देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसले। मेरी ये सीरीज काफी समय से चल रही है, जहां पर मैंने हमेशा ये बताने का प्रयास किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकतर फैसले हैं, वो देखा जाए तो सत्ता पक्ष के फेवर में गए हैं। कहीं ना कहीं हर वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट पास्ट में दिया है, जिसका मैं अक्सर वर्णन करता हूं, हमें जिससे उम्मीद होती है कि न्यायपालिका अपना निर्वहन संविधान के अनुसार करेगी और साथ ही में ये प्रयास भी करेगी कि कोई उस संविधान को सबवर्ट करने का प्रयास ना करे। लेकिन अगर रीसेंट हिस्ट्री देखोगे पिछले कुछ वर्षों में, पेगासस हो, रफाल हो, या फिर दिल्ली असेंबली बिल हो, महाराष्ट्र डिस्क्वालिफिकेशन हो, मणिपुर हो, या फिर ये कहा जाए कि उसके अलावा और भी कई ऐसे जो कंटेंशियस बिल्स आए हैं, वहां पर भी यही चीजें हो रही हैं जो पहले हुई थी। यानी कि अधिकतर जो जजमेंट आ रहे हैं, जिसमें आपका दिल्ली की पावर्स का भी है, जहां पे राम जन्मभूमि का जजमेंट भी है, 370 का है, अब अडानी पे आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आया है, कुछ और भी इसके अंदर जो सारे के सारे जो जजमेंट्स आए हैं, जहां पर अ, ऐसा लगता है कि जैसे कमेंट्स तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे किए जाते हैं सुनवाई के दौरान। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हुए मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं उन फैसलों से असहमत हो सकता हूं। इस अधिकार को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। हो सकता है कि वो जजमेंट मेरे ऊपर बाध्यता है, लेकिन हो सकता है मेरी आत्मा उसको स्वीकार ना करे। मुझे याद है, जो भी सारे जजमेंट आए हैं, चाहे वो बंद लिफाफों के हैं, कोई भी हो, वो इसी रजीम में स्टार्ट किए गए थे। और उसके बाद जब बंद लिफाफों के ऊपर टिप्पणी होती है, तो स्टार्ट करने वाले जो थे वही कमेंट कर रहे थे कि हाँ, बंद लिफाफों के अंदर आप ये चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आता है और फिर कहा जाता है किस पार्टी को कितने पैसे मिले, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश फिर से बंद लिफाफे वापस ले आते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैं राम जन्मभूमि का केस भी आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ विश्लेषक अरुण कुमार शर्मा जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक सुनील शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। याद कीजिएगा, राम जन्मभूमि का केस, जस्टिस गोगोई जो अब एमपी पार्लियामेंट के हैं, उनका कहना था, शुरुआत में 5 जज की बेंच थी जिसमें अब्दुल नजीर साहब भी थे, और साथ में ही, भूलिएगा मत, आज के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब भी थे उसके जजमेंट के अंदर। तब ये कहा गया था कि ये एक लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन जब जजमेंट आया तो लैंड डिस्प्यूट पे नहीं आता है, आस्था के आधार पर आता है। इसने मुझे भी चौंकाया कि सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो कब से आस्था के आधार पर फैसले करने शुरू कर दी। ये बात बिल्कुल सही थी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें से निकलता है। मुद्दा निकलता है, एक पैराग्राफ है उसके अंदर जिसमें लिखा जाता है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट इलेक्टेड आफ्टर 1947, जो 1991 के अंदर बना था नरसिम्हा राव की सरकार में, जो किसी भी किस्म के नए धार्मिक डिस्प्यूट को वही बंद कर देता था कि जो 1947 की स्थिति है वो बरकरार रहेगी, अगर दर्शक भूले नहीं है तो। लेकिन जब काशी विश्वनाथ के मामले उठने शुरू हुए और साथ में मथुरा के मामले उठने शुरू हुए, तो यही चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि उन कोर्ट्स को सुनवाई करने दीजिए, जब मेरी टेबल पे कुछ आएगा तब मैं देखूंगा क्या होता है। तो इसका मतलब वहां खुली छूट दे दी गई और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी उठाकर अलग कर दिया गया, और एक किस्म से कहा जाए तो इस एक्ट की अवहेलना की गई न्यायपालिका के द्वारा। अगर वही ढक्कन लगा दिया जाता
तो आज ये सारे मसले नहीं निकल कर आते थे। लेकिन अडानी गेट पे जो कमेंट्स कल आए हैं और फैसला भी क्लियर है कि हमें हिंडनबर्ग पे विश्वास नहीं है, मत कीजिए साहब। हमें ओसीसीआरपी की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है, मत कीजिए साहब। लेकिन आपने सेबी को कब से इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया? मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि ऑफशोर डीलिंग जो होती है शेल कंपनीज की, उसकी सारे इन्वेस्टिगेशन के अधिकार ईडी के होते हैं। एक्चुअली ईडी अब डोमेस्टिक मामलों में आया, ईडी के पास डोमेस्टिक मामलों की इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं था अनलेस इट इज कनेक्टेड विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि आउटसाइड द कंट्री। और इसका नाम भी कई लोगों को नहीं पता होगा, तो बता दूं, इसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कई दशक पहले जब इसका निर्माण हुआ था तो इसका मकसद ये था कि हवाला करेंसी और विदेशों में जो हमारे घपले हो रहे हैं, जिसका कनेक्शन भारत से है, फाइनेंशियल जो घपले हो रहे हैं, उसकी जांच एक्सक्लूसिवली ईडी करेगी। लेकिन साहब, कमाल की बात है, ना तो भारत सरकार ने वो तो करवाना ही नहीं था, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने शेल कंपनियों की जांच के लिए ईडी को आदेश दिया कि आप जांच कीजिए। तो डोमेन लिमिटेड होकर रह गया कि सेबी जांच करेगी क्या स्टॉक मैनिपुलेट हुए। और सेबी की एक रिपोर्ट पहले आ चुकी है, जो मैंने जजमेंट से पहले दे दिया था अपने आधे अधूरे फैसलों में कई महीने पहले, कि उनका एक फिक्स्ड लाइन आएगा। मैं लिख कर देता हूं आपको, उसमें कामत साहब भी थे, नीलकनी भी थे। और कामत साहब वो आदमी थे इस कमेटी के अंदर जो जांच कर रहे थे अडानी की, जो खुद आईसीआईसी मामले के घोटाले में फंसे हुए हैं। ही इज वन ऑफ द एक्यूज, मैं आपको बताऊं, आरोपी है उसके अंदर, अभी तक उससे छूटे नहीं है वो इसके अंदर जज बना दिए जाते हैं कि आप जाइए कमेटी के अंदर, आपको एग्जामिन कीजिएगा। और फिर एक लाइन आती है निकलकर, जिसको मैंने पहले से बता दिया था, जो लिखा था कि देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट द अडानीज आर इन्वॉल्व्ड इन द मैनिपुलेशन ऑफ द स्टॉक्स इन इंडिया। वही लाइन लिखी है अल्टीमेटली, वहां से बात क्लियर हो, ये कमेटी भी आई वॉश है। और अब कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहां से भी एक बात क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट से अडानी पर कोई जजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सेबी का तो कुछ इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं। सेबी ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे पास कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला जिसके सारे हम कह सके कि इसकी कुछ, क्या कहते हैं, कि ये आदमी दोषी है। और कहते हैं हमने कई जांच की है, बाहर के जो हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसकी हमारी रिपोर्ट नहीं आ रही, क्योंकि वो शेल कंपनियां बाहर की है, तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वी कैन नॉट से कंक्लूसिवली दैट ही इज कल्प्रिट। तो जजमेंट तो कल ही आ गया था, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी जजमेंट आ जाएगा, मैं आपको बताऊं थोड़े दिनों के अंदर। वहां भी इस व्यवस्था को रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट शायद एक आखिरी वाक्य के रूप में शायद ये कहेगा, जब तक एक नई व्यवस्था का निर्माण नहीं होता, इन चुनाव के जो सो कॉल्ड फंडिंग होती है, तब तक ये व्यवस्था चलने दी जाए, इसको कर्टेल नहीं किया जाएगा 2024 चुनाव तक। ये मेरा मानना है, मेरी अनुमान है मेरा ये। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आधे अधूरे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इस राज्य में किसने घुटने नहीं टेके। पूरी की पूरी व्यवस्था ने घुटने टेक दिए हैं। बहुत सारे हमारे विश्लेषक लोग कहते थे कि शायद न्याय व्यवस्था उसमें नहीं आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना नाम लिए कहूंगा, कोई अंग ऐसा नहीं है जिसने सरकार के सामने घुटने नहीं टेके हैं। और मैं एक बात वेहीमेंटली कहूंगा, सरकार से पावरफुल कोई नहीं है। सरकार सबसे शक्तिशाली है। जो सत्ताधीश और सबसे शक्तिशाली है, कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता है। हमने इंदिरा गांधी के समय में देखा। और सत्ताधीश अगर कहे कि ये ऑर्डर ऑफ द डे है तो होगा। दिल्ली के मामले में क्या हुआ, आज की खबर वो भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जाती है कल, जहां पर मुख्य सेक्रेटरी को चुनना था, चीफ सेक्रेटरी को। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहां भी चंद्रचूड़ साहब हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो पैनल केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है कि इनमें से आपको चीफ सेक्रेटरी चुनना है, और उसका पैनल को अप्रूवल कहां से आता है? एलजी से। केजरीवाल उसके अंदर पार्टी नहीं है। और 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, केजरीवाल साहब को, कि जो लिस्ट केंद्र सरकार ने आपको प्रोवाइड की, इस लिस्ट में से 3-4 नाम है, आप एक चीफ सेक्रेटरी को चुन लीजिए। यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने कुछ महीने पहले इस दिल्ली सरकार के फेवर में जजमेंट दिया था कि भाई आप अपने संचालन खुद कर सकते हो, लेकिन एक लाइन दे दी उसके अंदर, अगर सरकार चाहे तो इसके ऊपर एक नया कानून बना सकती है। मोदी सरकार ने इस लाइन को पकड़ा, और शाम को जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, और रात को, आधी रात को अध्यादेश आता है, और इस जजमेंट को पलट दिया जाता है।
और अब वही चंद्रचूड़ साहब कहते हैं आपके पास लिस्ट जो केंद्र सरकार ने दी है उसमें से चीफ सेक्रेटरी आपको चुनना है, यानी कि आपके पास तो रास्ता ही नहीं है सर। और चंद्रचूड़ साहब भी कहते हैं नहीं कोई रास्ता नहीं, इसी में से चुनना पड़ेगा, आपकी चॉइस नहीं है, यू आर नोबडी, ओनली एलजी विल डिसाइड एंड केंद्र सरकार विल डिसाइड। एलजी कौन है? एलजी भी केंद्र सरकार है। मैंने पृष्ठभूमि बहुत लंबी रखी, जानबूझकर रखी, ताकि इस पर चर्चा विस्तार से हो सके। सबसे पहले राकेश अचल जी, मैं आपके पास आता हूं। आज शायद आपने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है, सुबह ही मेरा इस पे एपिसोड आया है। इस राज में किसने घुटने नहीं टेके, अगर न्याय व्यवस्था भी झुक गई तो हैरानी क्यों है सर? मुझे कोई हैरानी नहीं है। राकेश अचल जी। धन्यवाद मेरा जी। ये इतना संवेदनशील विषय है कि इस पर बातचीत करने में मुझे थोड़ा डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या और कोई दूसरा कोर्ट मेरे ऊपर ₹1 वाला जुर्माना लगा दे और मैं ₹1 न देने पे अड़ जाऊं तो 3 महीने का कारावास भी मुझे सुना दे। तो इसलिए मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी बात करना जरूरी इसलिए समझता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट हो या नीचे के कोर्ट हो, उनमें से अधिकांश जो फैसले आ रहे हैं वो फैसले ऐसे लगता है जैसे कहीं से कोई डिक्टेट करके दे रहा है, गवाह और सबूतों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर नहीं आ रहे हैं। और इस आशंका को हर दिन जो नया एक फैसला आता है या एक नया ऑर्डर जारी होता है उससे बल मिलता है कि भाई ये गड़बड़ कहीं ना कहीं कुछ है। अब मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ कहावत है यथा राजा तथा प्रजा, वो बदलकर अब हो रही है यथा राजा तथा सजा। यानी कि अब जो भी दोषी व्यक्ति है जिसके खिलाफ हम अदालत में न्याय की दरख्वास्त लेकर गए हैं उसको सजा वो मिलेगी जो हमारे यहाँ का राजा चाहता है। सजा वो नहीं मिलेगी जिन जिन साक्ष्यों, जिन शिकायतों को, जिन तथ्यों को लेकर मैं गया हूँ, चाहे वो उसमें हिडनबर्ग खोज के दे, चाहे वोरा जी खोज के दे, चाहे सुनील जी खोज के दे, तथ्यों को बाद में देखा जाएगा। पहले से सजा तय कर ली जाएगी कि इसको हमको दोष मुक्त करना है या इसको दंडित करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वजह है कि जब आप दोनों पक्षों की सारी बातें सुन लेते हैं, लिखित दलीलें हो जाती हैं, फाइनल गवाहियां हो जाती हैं और आप फैसला जारी नहीं कर पाते और कहते हैं हमने सुरक्षित रख लिया। ठीक है, ये विशेषाधिकार आपका है, कानून ने आपको ये अधिकार दिया है, तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका आशय ये नहीं कि कोई आप पर उंगली न उठाए। उंगलियां उठेंगी, इसलिए उठेंगी कि एक के बाद, अभी आपने प्रस्तावना में इतने फैसले गिनाए, एक के बाद एक इतने फैसले हैं जिनमें तत्काल अगर सुनवाई पूरी हो चुकी है तो फैसले आने ही चाहिए थे, क्योंकि पूरे देश की नजरें ऐसे मामलों पर होती हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो लगातार फैसले सुरक्षित करता जा रहा है, उसी के अधीन कम से कम 70,000 मामले अभी भी लंबित हैं। तो मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट देश की न्याय व्यवस्था का आईसीयू है, जहां मरीज जाए तो उसको तत्काल राहत मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप आईसीयू में किसी मरीज को महीनों तक, सालों तक डाले रहेंगे तो वो तो बेचारा न्याय के इंतजार में दिवंगत हो जाएगा। और होते ही है, कई पीढ़ियों के बाद न्याय हो रहे हैं आजकल। मंदिर मस्जिद की आपने बात की वो फैसला किस विसंगति में हुआ? पहले आपने कहा था कि ये तो भूमि विवाद है, टाइटल का विवाद है, इसको हम तय करेंगे। बाद में आपने हमारे बहुत बड़े शंकराचार्य है नेत्री ने, लेकिन उन्होंने 400-450 साक्ष्य कहीं से लाके रख दिए और आपने आस्था के आधार पर उसका फैसला कर दिया। तो ये ठीक है, दुर्भाग्य है हमारा लोकतंत्र का, हमारी न्याय व्यवस्था का, कि आम आदमी, जो हमारा सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है, वहां बैठे आदमी का हाथ नहीं पकड़ सकता, उस पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन गनीमत है कि उसमें एक गुंजाइश है कि हम उस पर बात कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं। और इसमें न माननीय न्यायालय की अवमानना होती है और न किसी और की, क्योंकि शंकाएं जब मन में घर कर जाए व्यक्ति के, तो ये न्यायालय का पहला दायित्व बनता है कि वो अपने फैसले इतने ट्रांसपेरेंट रखे जनता के सामने, देश के सामने, कि जनता का जो भरोसा है न्याय व्यवस्था पर लगातार बना रहे। कि यही एक बात तो उम्मीद बची है। आदमी आखिरी में जाकर कहता है कि साहब हमें न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, मामला अदालत तक पहुंच गया, अब देखिए जो होगा भगवान चाहेगा सही होगा।
लेकिन जब भगवान के चाहे, राजा के चाहने पर फैसले आने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वोरा जी। और आने वाले दिनों में ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ ये तो सुप्रीम कोर्ट है, जिला न्यायालयों से लेकर के आप हाई कोर्ट चले जाए और दूसरे जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं वहां पर भी ये प्रवृत्ति बहुत गहरी होती जा रही है। और इसकी वजह जो मुझे लगता है कि जैसे सेना जैसे संगठन में राजनीति के फूल सुंघा दिए गए अधिकारियों को, वैसी ही कुछ बात यहाँ न्याय व्यवस्था में भी कर दी गई है कि आप आइए, हमारे खुशबू लीजिए और जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो हम आपको कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे। तो ये जो लालच पैदा हो गया है, इससे ये फैसले सुरक्षित रखे जाने लगे हैं। और इस प्रवृत्ति को माननीय चंद्रचूड़ जी से हमें तो बहुत उम्मीद है, उनके पिताजी भी बहुत बड़े इस देश के बड़े प्रतिष्ठित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रहे, तो हमें चंद्रचूड़ जी से उम्मीद है कि वो इस बारे में सोचेंगे और ये फैसला सुरक्षित रखने की अपनी और अपने साथियों की प्रवृत्ति में लगाम लगाएंगे या ऐसे बदलेंगे। वोरा जी।